हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस ट्री। सो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, विच इज़ ब्लड रिलेशंस, एंड जो कि आपके बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग अ क्वेश्चन रिगार्डिंग ब्लड रिलेशंस इन योर एग्जाम्स ऑफ बैंकिंग। कुछ भी आपका बैंक एग्जाम हो, बीट आपका SBI हो, IBPS हो, ठीक है, क्लर्क है, आपका PO है, प्री है या मेंस है, कुछ भी है, किसी भी लेवल पे आपको ब्लड रिलेशन से डेफिनेटली 2 to 3 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। फाइन। तो अभी हम इस लेक्चर में पार्ट 1 में ये डिस्कस करेंगे कि ब्लड रिलेशंस में कैसे कैसे आपके क्या बेसिक कंसेप्ट होते हैं, आपको उनमें क्या क्या चीज़ स्टडी करनी है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंड उन पूरे को मतलब जैसे आपने सारा कुछ किस तरह से सॉल्व करना है, क्या सब कुछ रहेगा, किस चीज़ को किस तरह डिफाइन करना है, रूल्स क्या हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सारा कुछ ही हम लोग आज इस फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड फिर उसके बाद मैं अलग अलग पार्ट्स में आपको बताऊंगी कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं, हम उनके मतलब लाइक मोस्ट प्रोबेबली 2 पार्ट्स में आपको ये चीज़ सारा कवर अप हो जाएगा। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले हम ये देख लेते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया ही है कि 2 to 3 मार्क्स की डेफिनेटली ब्लड रिलेशंस आपको हर किसी एग्जाम में मिलेगी बैंकिंग के। ओके, लेवल, हाँ जी, वो ये अच्छा लेवल होता है बैंकिंग में, तो ऑब्वियसली ब्लड रिलेशंस के भी क्वेश्चंस अच्छे ही आएंगे वहाँ पे। फाइन, तो अब देख लेते हैं कि इनमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस किस तरह के आपसे पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट इज सिंपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस, देन सेकंड इज पॉइंटिंग एंड इंडिकेटिंग वाले क्वेश्चंस, थर्ड टाइप इज योर कोडेड ब्लड रिलेशंस, एंड फोर्थ, मैं इसको टाइप नहीं कहूंगी बट ये चीज मैं आपको फिर भी बताना जरूर चाहूंगी कि ब्लड रिलेशंस और किस तरह में आ सकता है, किस फॉर्म में आ सकता है, आपकी सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, और पजल्स के साथ, या आपके इन डिफरेंट मतलब इंडिविजुअल टॉपिक्स है। सिटिंग अरेंजमेंट एक आपका खुद का अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक है, एंड पजल्स एक अलग टॉपिक है। फाइन, तो उनमें आप क्या कर देख सकते हो कि उनमें ब्लड रिलेशंस ऐड अप होके आ जाता है। ठीक है, कोई सिटिंग का क्वेश्चन है, उसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करना होगा तो वो बीच में एक फैमिली भी डाल देगा, उसके आपस में ब्लड रिलेशंस भी चलाने शुरू कर देगा, जो आपको फाइंड आउट करके बताने पड़ेंगे। सिमिलरली यहाँ पे पजल्स में भी वो ये चीज कर सकता है। फाइन, तो अभी देखो यहाँ पे जो ये फोर्थ टाइप है, ये मैं आपके साथ तभी डिस्कस करूंगी जब हम ये इंडिविजुअल चैप्टर्स को कर रहे होंगे, तो उसी में मैं कोई क्वेश्चन आपके साथ वो वाला ट्राई करके दिखाऊंगी जिसमें ये चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं, ब्लड रिलेशंस भी इंक्लूडेड होंगे, तो वो हम अपना उस चैप्टर में देखेंगे। अभी हम फोकस करेंगे इसके एक्चुअल के टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, जो कि हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर? तो सबसे पहले हम ये वाला डिस्कस करते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चंस। बट ये सारी टाइप्स को डिस्कस करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़ें हैं। आज सच ये चीज़ें आपको कोई कुछ बताता नहीं है कि हाँ जी ये ऐसा होगा, इसको हम ये बोलेंगे, रूल्स ये होने चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन रह ही जाती है कि बाय डिफॉल्ट कई चीज़ें हमें खुद अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं, वो कोई भी नहीं क्लियर करता। तो पहले मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी, एंड उसके बाद फिर हम देखेंगे कंसेप्ट और फिर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द फर्स्ट टाइप ऑफ ये जो आपकी ब्लड रिलेशन की टाइप है। फाइन, चलो अब देखो, जो सबसे पहली चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो ये है कि जो रिलेशंस होते हैं, ठीक है, उनको हिंदी में तो आप यहाँ अपनी मदर टंग में अगर डिफाइन करना चाहो तो बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे आपने अपने मामा, चाचा, बुआ, मास्टर, ये सारे कुछ मतलब आप अपनी मदर टंग में डिफाइन करोगे, आपको पता होंगे कि हाँ ये पर्सन कौन है, इनको हम क्या बुलाते हैं। बट अगर इनको इंग्लिश में हमने कुछ मतलब डिफाइन करना है, टर्म देना है, तो वहाँ पे हम लोगों को जनरली थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि देखो जो अंग्रेज होते हैं ना, उनके पास ज़्यादा वोकैबलरी, वो बनते तो बहुत है अपने आप को, इतनी वोकैब होती नहीं है कि वो हर एक चीज़ के लिए एक अलग नाम दे पाए, तो वो एक ही वर्ड बहुत चीज़ों के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो रिश्तेदारी में भी उन्होंने यही चीज़ करी हुई है।
इसमें वो क्या करते हैं, एक ही नाम से काफ़ी रिश्तों को डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो रिलेशंस होते हैं उनको हम इंग्लिश में डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब अगर मुझे इंग्लिश में उसको बुलाना है किसी इंसान को तो मैं क्या कह के बुलाऊंगी। क्लियर? तो देख लेते हैं रिश्ते हमारे। एंड जब मैं ये रिश्ते रिश्ते कर ही नहीं हूँ एंड टॉपिक का नाम भी ब्लड रिलेशंस है, तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि सारा जो टॉपिक है वो किसके ऊपर है, आपके रिश्तेदारों के ऊपर। ठीक है, तो रिश्तेदारी पहले ही थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग सी होती है हमारी जनरेशन के लिए, स्पेशली हम लोगों को इतना पता नहीं होता कि वो फलाना बंदा हमारा क्या लग रहा है या वो वाला इंसान हमारा क्या लग रहा है ना। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ठीक है, आपको मतलब ऐसे नहीं कभी कभी रिलेशंस पता चलते, एंड अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो आपको इतनी सारी मतलब रिश्तेदारी और थोड़े ट्विस्टेड फॉर्म में घुमा के पूछ ले, तब ऐसे थोड़े से इरिटेट हो जाओगे एंड पजल भी हो जाओगे कि पता नहीं किस रिश्ते के बारे में बात कर रहा है। तो सारा कुछ मैं सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ बता दूंगी एंड उसके बाद आप अपने क्वेश्चन कर सकते हो बड़े प्यार से। ठीक है, चलो। तो देखो आपके जो नॉर्मल जो रिश्ते हैं जैसे मदर फादर, पता ही होगा इतना तो आपको कि वो कौन होते हैं, आपके मम्मी और पापा। एंड ब्रदर सिस्टर्स ये भी पता है, भाई बहन हो गए। ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर ये भी पता है ना। तो सबसे पहला रिश्ता जहाँ पे हमें डाउट आएगा, दिक्कत आएगी, वो कौन सा होता है, अंकल एंड आंट। ओके, तो आप लोग पहले अपने हिसाब से सोच के मुझे बताओ, कोशिश करो कि आपके अकॉर्डिंगली अंकल्स कौन कौन होते हैं आपके लिए। देखो कई बच्चे ये सोच होंगे, ये भी कह देंगे कि मैम जो पड़ोसी वाले अंकल है वो भी हमारे अंकल है। ठीक है, पापा के जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी हमारे अंकल है ना, उनको भी हम अंकल बोलते हैं। अच्छा, किसी दुकान पे जाओ ऐसे तो फिर आप उनको भी अंकल बोल देते हो, तो क्या वो भी आपके अंकल हैं ब्लड रिलेशन में? वो नहीं है अंकल। तो आप थोड़ा सोच के दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाल के बताओ कि रिश्तेदारी में हम अंकल्स किन के मतलब किन किन पर्सन को बोल सकते हैं। प्लीज सोचिए। ओके, तो आप लोगों ने सोच लिया होगा, मैं यहाँ पे अभी आपको बताती हूँ। देखो अंकल हमारे अकॉर्डिंगली कौन कौन हो सकता है। फर्स्ट, चाचा, ताया, मामा, फूफा और मौसा। यही आपके भी दिमाग में आगे आया होगा, है कि नहीं, है ना। चाचा ताया मामा फूफा मौसा यही हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंकल्स बोलते हैं, है ना। अब देखो इनमें से फिर भी 3 लोग तो हैं जो हमारे अंकल हैं, 2 लोग अभी भी ऐसे हैं जो हमारे ब्लड रिलेशन में अंकल नहीं आते। अब ब्लड रिलेशन में अंकल नहीं आते का मतलब क्या है, देखो ब्लड रिलेशन का मतलब क्या है, वो पर्सन जिसके साथ आपका ब्लड सेम हो, सेम ब्लड शेयर करते हो आप उनके साथ। तो उस अकॉर्डिंगली प्लीज आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन से ऐसे 2 पर्सन है जो आपके अंकल नहीं होंगे। हाँ जी, देखिए एक तो ये आपके जो फूफा हैं और दूसरे ये जो आपके मौसा हैं, ये आपके साथ सेम ब्लड नहीं शेयर करते। ये जनरली क्या होते हैं, अलग फैमिली के होते हैं, इनके साथ आपका ब्लड सेम नहीं होता, तो इसलिए ब्लड रिलेशन में हम इनको अंकल नहीं बुलाते। क्लियर? ओके, चाचा ताया मामा इनकी मैं बात करूँ तो ये डेफिनेटली आपके अंकल है, ब्लड रिलेशन में है, सेम ब्लड शेयर करते हैं। कैसे? ये जो चाचा और ताया है ये दोनों आपके क्या है, पापा के भाई होते हैं ना, तो पापा के ब्रदर हैं ये, तो पापा के साथ ब्लड सेम, दैट मीन्स आपके साथ ब्लड सेम, इसलिए अंकल। अच्छा, जो मामा है ये क्या है, मम्मी के भाई, तो मम्मा के ब्रदर, तो दैट मीन्स अगेन मम्मा के साथ ब्लड सेम, तो दैट मीन्स आपके साथ ब्लड सेम। तो ये तीनों जो आपके हैं इनको तो आप इंग्लिश में कैसे डिफाइन करोगे, यस दे आर अंकल। तो इसके लिए आप आंसर ऑप्शन कौन सी टिक करके आओगे, अंकल टिक करके आओगे।
अगर अब आंसर आपके पास फूफा या मौसा निकल के आ रहा है, फिर आप क्या देखोगे? तो देखो, आपने अपनी आंसर ऑप्शंस को देखना है। बहुत बारी ऐसे होता है कि अकॉर्डिंग टू आंसर ऑप्शंस हमें सिचुएशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, अपनी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती है जो चीज़ हमने सीखी है। तो अगर तो आपके पास ऑप्शंस ऐसी कुछ हुई, जैसे लेट्स से ब्रदर, अंकल, फादर, aunt's husband, and fifth is none of these. ठीक है, तो जैसे सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आया, उसमें आपने आंसर निकाला कि सपोज ये वाला पर्सन उसका फूफा लग रहा है। अब आपको आंसर ऑप्शन ये दी हुई हैं, आपने टिक करना है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि फूफा और मौसा को एक्चुअल में हम इंग्लिश में क्या डिफाइन करके बोलते हैं, ब्लड रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट ही इज एन आंट्स हस्बैंड। फाइन, तो अगर आपके पास ऐसी आंसर ऑप्शंस है, तो आप कौन सा आंसर टिक करके आओगे? बिल्कुल जेन्युइन सी बात है, कौन सा ऑप्शन टिक होएगा यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन ना। लेट्स से, ठीक है, आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, इस केस में आप कौन सा आंसर ऑप्शन टिक करके आओगे? अब कई बच्चे कह देंगे नन ऑफ दीज, बट इस केस में हम क्या करेंगे, नन ऑफ दीज को टिक नहीं करके आएंगे, फिर हम क्या टिक करके आएंगे? अंकल को टिक करेंगे, क्योंकि एट द एंड है तो ये हमारे अंकल ही ना, चाहे ब्लड में ना हो। फाइन, तो बेटर एक आंसर हमेशा जो होता है वो आपका क्या है, जेन्युइन आंसर आंट्स हस्बैंड ही है ना। बट वही मैं कह रही थी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो आपको आंसर ऑप्शंस दी जाती हैं, हमेशा हमें उसमें से क्या करना होता है, बेस्ट सूटेड आंसर टिक करके आना होता है, वो चूज करना होता है। तो उस केस में जब आपको आंट्स हस्बैंड दिया था तब तो आपने वो टिक किया। अगर आपको वो चीज नहीं दी, अंकल दिख रही है ऑप्शन में, फिर आप अंकल टिक कर दो। ये मत कुछ कराना, नन ऑफ दीज कांट बी डिटरमिन, ये चीज नहीं होती। फाइन, सो समझ आ गया सभी को यहाँ पे? ओके जी, अब इसी तरह से हम डिस्कस कर लेते हैं आंट। ठीक है, आंट को मैं अलग ही कहीं पे डिस्कस करती हूँ, यहाँ पे ये चीज रहने देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। हाँ जी, अब आप सोचिए आंट इस अकॉर्डिंगली हमारी कौन कौन होती होंगी? हाँ जी, फटाफट से सोचिए, मैं लिखती हूँ साथ साथ। बुआ, मासी, मामी, चाची, ताई। तो यही लगता है ना, यही हुई हमारी आंट्स। मम्मी की फ्रेंड आंटी हम उनको बोलते हैं, तो वो आंट तो नहीं कहलाएगी हमारी रिलेशन में, है ना। तो यही होती है हमारी रिलेशन में आंट्स। बट अब स्टिल अगर मैं वही बात है ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंगली देखूंगी, तो फिर वही बात आ जाती है दैट ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास फिर 2 पर्सन हैं जो हमारी एक्चुअल में आंट हैं। वो कौन है? बुआ और मासी। बुआ पापा की बहन है, मासी मम्मी की बहन है, तो मतलब ब्लड सेम है। अब मामी, चाची, ताई, ये तीनों अलग फैमिली से आई होती हैं, तो ब्लड सेम नहीं होता, तो इसलिए टर्म क्या यूज होगी? अंकल्स वाइफ। तो इसमें भी वही चीज है कि प्रायोरिटी आप किसको दोगे? अंकल्स वाइफ, फर्स्ट चॉइस। बट स्टिल अगर आपको अंकल्स वाइफ नहीं दिया हुआ और वहां पे आपको आंट ऑप्शन में दिख रहा है, तो फिर आंट को आपने क्या देना है? सेकंड प्रेफरेंस दे देनी है, फिर आप आंट टिक करके आओगे। क्लियर है बात? तो जो फर्स्ट पॉइंट सिखाया है मैंने आपको यहाँ पे रिगार्डिंग रिलेशंस, ये समझ में आया? क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पे?
चलो जी नेक्स्ट देखते हैं फिर पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है आपका नेफ्यू और नीस। हाँ जी, अब नेफ्यू और नीस क्या होते हैं? देखो हमारे भाई के बच्चे या फिर बहन के बच्चे, लड़का होगा तो क्या कहलाएगा? नेफ्यू कहलाएगा। लड़की होगी तो क्या कहलाएगी? नीस कहलाएगी। और हिंदी में हम इनको क्या बोलते हैं? नेफ्यू मतलब भांजा या फिर भतीजा। भांजा मतलब बहन का बेटा, भतीजा मतलब भाई का बेटा। एंड सिमिलरली नीस कौन कौन होती है? भांजी या फिर भतीजी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो आई गेस आपको ये दोनों जो रिलेशन है भांजा और सॉरी नेफ्यू और नीस, ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके चलो, अब अपनी तरफ के तो जो रिलेशन होते हैं वो ऑलमोस्ट यही होते हैं, जिनमें हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इंग्लिश में डिफाइन करने में। एंड अब चलते हैं हम इन लॉज वाली साइड। इन लॉज के साथ भी हमारे मतलब काफी रिलेशंस बन जाते हैं आफ्टर मैरिज, उधर से भी बहुत रिश्तेदारी आती है। तो जो मेन बेसिक होते हैं हस्बैंड, वो हमें पता है हस्बैंड वाइफ क्या होते हैं, है ना, पति पत्नी। देन मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, ये भी हमें पता है कौन होते हैं, सास ससुर। अब जहाँ पे दिक्कत आती है वो कौन होते हैं रिश्ते, देख लेते हैं। मतलब ऐसे वो कोई दिक्कत नहीं देते हैं, बट कहने का मेरा मतलब है उनको इंग्लिश में डिफाइन करने में दिक्कत आती है। पहले बात कर लेते हैं हम ब्रदर इन लॉ की। ये जो ब्रदर इन लॉ होते हैं ये लड़कों के भी होते हैं, ये लड़कियों के भी होते हैं, है ना। तो दैट मीन्स मेल्स के भी होंगे, फीमेल्स के भी होंगे। अब आप लोगों ने मुझे सोच के बताना है कि मेल्स के ब्रदर इन लॉ कौन कौन होते हैं और फीमेल्स के ब्रदर इन लॉ कौन कौन होते हैं। हाँ जी, तो देखो सबसे पहले मेल के ब्रदर इन लॉ कौन होंगे? जीजा और साला। इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। तो मेल के भी कौन हो गए ब्रदर इन लॉ? या तो जीजा या फिर साला। और अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो देखो गर्ल्स के साले तो नहीं होते, बट गर्ल्स के जीजा हो सकते हैं ना। जीजा तो गर्ल्स के भी हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आंसर ऑप्शन सॉरी जीजा, देवर या फिर जेठ। ठीक है, तो इन सभी के लिए जो टर्म यूज होगी वो कौन सी यूज होगी? ब्रदर इन लॉ। क्लियर हुआ सभी को? श्योर? ओके नेक्स्ट, सिस्टर इन लॉ। अब सिस्टर इन लॉ भी देखो दो तरह से हम देख सकते हैं। फर्स्ट मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी, अब मेल की जो सिस्टर इन लॉ होती है वो कौन कौन होती है? देखो साला है तो साली, सेकंड भाभी भी हो सकती है उनकी, फाइन। ओके, अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो उनमें देखो साली तो नहीं होती बट भाभी तो होती है ना। तो भाभी और ननद। तो ये जो रिश्ते होते हैं इनके लिए हम यूज करते हैं ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ रिस्पेक्टिवली। फाइन, तो समझ आ गया सभी को? इधर कोई दिक्कत तो नहीं है?
अच्छा, अगर दिक्कत नहीं है तो एक रिलेशन मेरे को और बताओ। देवरानी और जेठानी, ये आपस में क्या रिलेशन शेयर करती हैं, इनका क्या रिलेशन होता है? अब देखो, सिस्टर इन लॉ तो कहना ना, क्योंकि अगर सिस्टर इन लॉ होता तो मैं यहाँ पे जरूर लिख देती। तो हाँ जी, ये दोनों आपस में क्या होती हैं, मैं बता देती हूँ आपको ये क्या होती हैं। इन्हें कहा जाता है को सिस्टर्स या फिर नॉर्मल सिस्टर्स ही। ठीक है, अब इनके पीछे लॉजिक क्या ये यूज करते हैं। ये माना जाता है कि देखो, शादी के बाद जब दो बंदों का, ठीक है, या टू पर्सन्स का या दो गर्ल्स का हम कह लें, ससुराल जब सेम हो जाता है तो उनका आपस में रिलेशन भाई या बहन वाला बन जाता है। अब जैसे देवरानी और जेठानी है ना, ये अपने अपने घरों से आई, शादी के बाद उनका एक ससुराल हो गया। फाइन, ससुराल तो दोनों का सेम ही है ना, तो जिनका आपस में ससुराल सेम होता है वो यहाँ तो क्या होती है, सिस्टर्स होती हैं या फिर ब्रदर्स होते हैं। तो उस हिसाब से देवरानी और जेठानी क्या हो जाएंगी, सिस्टर्स या फिर को सिस्टर्स। एंड अगर मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछूं कि फिर दो ब्रदर्स कौन होंगे, को ब्रदर्स कौन से होंगे, तो वो कौन होंगे जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, साडू। दैट मीन्स जैसे सपोज मैं और मेरी बहन है, हमारी जब शादी होगी तो मेरे हस्बैंड और मेरे बहन के हस्बैंड, उनका ससुराल कौन सा है, हमारा घर ही है ना, जो मेरा घर था, सेम ससुराल हो गया। दैट मीन्स वो दोनों लड़के, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरी बहन के हस्बैंड, वो आपस में क्या हो जाएंगे, को ब्रदर्स, या फिर आप कह सकते हो ब्रदर्स। तो इस तरह से ये सारे रिश्तेदारी हमें समझ में आ चुकी है, गैस है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी इनको डिफाइन करने में, आंसर ऑप्शन चूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। श्योर, ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम फिर। चलो, यहाँ तक तो अभी मैंने रिश्तेदारी आपको बताई है। एक चीज मैंने आपके साथ और डिस्कस करनी थी, यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। एक पॉइंट है यहाँ पे नोट डाउन करने वाला, मैटरनल एंड पैटर्नल। ये दोनों वर्ड्स में आई गेस आपको डिफरेंस पता होगा कि क्या होगा। जैसे लेट्स से मैंने आपको बोला ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए जो है वो ग्रैंडफादर है बी के, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि दादाजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, ग्रैंडफादर। एंड अगर मैं आपसे पूछूं नाना जी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तब भी आप क्या कहोगे, ग्रैंडफादर। कहोगे कि नहीं, है ना, ओके। पर जब आपके पास ऐसी स्टेटमेंट आती है दैट ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी, तब आपने उसको दादाजी मान के चलना है या नाना जी मान के चलना है, ये तो फिर बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। जब तक हमें रिलेशन क्लियर नहीं है हम आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, है ना, कंफ्यूजन रहती है। अब मैटरनल का मतलब देखो, आप एम से एम याद रख सकते हो, एम से एम मम्मी वाली साइड, मम्मी वाली साइड से रिलेशंस मैटरनल होते हैं, पापा वाली साइड से रिलेशंस पैटर्नल होते हैं। एंड अगर स्टेटमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मैं ये नोट बना रही हूं, व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड in the question, then by default we assume that all the relations are from पैटर्नल साइड। कहने का मतलब क्या है कि अगर उसने आपको ये वर्ड मेंशन नहीं किया हुआ कि ये पैटर्नल ग्रैंडफादर थे कि मैटरनल ग्रैंडफादर थे, तो हमें बाय डिफॉल्ट क्या लेके चलना है कि वो पैटर्नल साइड से हैं। पैटर्नल साइड से जब रिश्ते दिए होंगे तब आपको जरूरी नहीं है कि पैटर्नल वर्ड मेंशन किया हो। बट अगर उसने मम्मी की साइड से रिलेशन देने हैं
फिर वो डेफिनेटली क्या करेगा, आपको ये मैटरनल वर्ड जरूर लिख के देगा, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होना, आप ये ना कहना कि मैम हमें तो डाटा इनएडिक्वेट लग रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा। कुछ नहीं लिखा हुआ तो सारे रिश्ते पापा वाली साइड से लेने हैं। मैटरनल के लिए वो मैटरनल वर्ड यूज करेगा। हाँ जी, क्लियर हो गया ये? कोई डाउट यहाँ तक? श्योर? ओके। अभी देखो यहाँ तक हमने क्या डिस्कस किया है, रिलेशंस को, फाइन। अब हम समझेंगे कि कंसेप्ट क्या है। मतलब एक्चुअली में ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को जब हमें सॉल्व करना होता है तो हम किसकी मदद से सॉल्व करते हैं, मेन बेसिक चीज क्या यूज होती है इसको सॉल्व करने के लिए, वो चीज हम देखते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। सो मिलते हैं हम अगले पार्ट में विद द कंसेप्ट ऑफ फैमिली ट्री। हम फैमिली ट्री का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे उसमें, एंड उसी के साथ हम देखेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उनको सॉल्व कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ फैमिली ट्री, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।